Hello everyone, I am C. Pintu Gupta and welcome to Commerce Education by CA YouTube चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5th चैप्टर जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। सो दोस्तों देर की इस बात की चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। सो दोस्तों आपको समझना होगा रूरल का मतलब क्या होता है। रूरल नाम से ही पता चलता है बैकवर्ड एरिया। मतलब अगर मैं आपको सिंपल में बोलूँ तो रूरल का मतलब होता है आउटसाइड द सिटी और टाउन। मतलब ऐसा कोई एरिया जो आउटसाइड द सिटी या फिर टाउन है। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि भैया रूरल एरिया में एंड अर्बन एरिया में कितने लोग रहते हैं। सो दोस्तों एज पर 2011 सेंसस के हिसाब से जो अपनी जो पॉपुलेशन थी 121 CR, जिसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, 121 करोड़ में से 69% लोग रूरल में रहते हैं। मतलब 83 करोड़ पीपल आज भी रूरल एरिया में रहते हैं एंड 31% लोग अर्बन एरिया में रहते हैं। इसका मतलब रूरल एरिया में अभी भी बहुत लोग डिपेंडेंट है। मतलब रूरल एरिया का डेवलपमेंट इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा सवाल है। तो चलिए देखते हैं कि रूरल डेवलपमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट है जिसको डेवलप करना चाहिए। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है या फिर फर्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो है सीड्स हो गए, आपके जो इरिगेशन फैसिलिटी हो गई, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ों का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड है विलेज इंडस्ट्री। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंस हो गया है। एंड जो थर्ड है सर्विस, जहाँ पर आपके हेल्थ हो गए, एजुकेशन हो गए, आपके कमर्शियल बैंक्स, अदर बैंक, यहाँ पर इस फैसिलिटी को यूज़ करना ही बहुत ज़रूरी है। एंड जो फोर्थ है एजुकेशन को लेके जो बहुत बड़ा मुद्दा है इन टर्म्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट है रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। मतलब रूरल डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर किस हिसाब से होगा या फिर उसके पार्ट्स कौन कौन से गए, तो हमने ऑलरेडी ये चीज़ को कवर कर लिए। फर्स्ट है एग्रीकल्चर, सेकेंड है इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड थर्ड है सर्विस सेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो उसके लिए वेरियस प्लान्स एंड पॉलिसी इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स एंड पॉलिसी बनाई है एंड इसको हम डीप में पढ़ेंगे जिसका इंपॉर्टेंस अपने इस लेक्चर में होगा। तो चलिए हम आ गए सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। सिग्निफिकेंस आपको कुछ एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसा आएगा, या तो सिग्निफिकेंस आएगा, या तो नीड्स आएगा, या तो इंपॉर्टेंस आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया आएगा, नीड्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया आएगा। तो ये जो सिग्निफिकेंस का जो 3 सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं इन एग्जाम, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, आपका जो आंसर होगा एक ही होगा। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। मतलब यहाँ पर जो रूरल डेवलपमेंट एरिया है वहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ तो जो वाटर है वहाँ की क्लीन नहीं होती है। वहाँ की वाटर क्लीन होनी चाहिए जिससे पब्लिक का जो हेल्थ है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंक्रीज हो। सेकेंड है लिटरेसी रेट इन रूरल एरिया। लिटरेसी रेट, जो पढ़ाई की जो रेट है वहाँ पर रूरल एरिया में बहुत कम है। तो यहाँ पर जो गैप है इन टर्म्स ऑफ अर्बन एंड रूरल एरिया को, उसको फिल करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जो महिला की ताकत है, जो फीमेल की ताकत है, आज वो देश के लिए काम आना चाहिए। मतलब महिला को आगे बढ़ाया जाए। फोर्थ है एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा सवाल है रूरल एरिया में, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत होती है। फिफ्थ पॉइंट है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स को लेके बहुत ही अच्छा कानून बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, जहाँ पर रेगुलेशन ऑफ रेंट एंड टेनेंसी राइट को लेके अच्छा क्लॉज होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है रूरल एरिया में जो गरीब किसान होते हैं उनकी ज़मीन हड़प दी जाती है, या फिर अगर कोई रेंट पे लिया है तो उसको रेंट बराबर से पे नहीं होता है, उसके लिए किसान के पास राइट नहीं है। तो उसको लेके गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। एंड सिक्स्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इलेक्ट्रिसिटी, रोड, इरिगेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, दिस ऑल काइंड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी देयर। मतलब ये जो इसका जो सिस्टम है वो प्रॉपरली स्टैब्लिश एंड इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सेवेंथ है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट मतलब होता है उधारी, लोन। यहाँ पर जो रूरल एरिया है वहाँ पर जल्दी कमर्शियल बैंक या फिर अदर बैंक लोन नहीं देती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जो गरीब किसान है वो हमें पैसा पे नहीं कर पाएंगे, या फिर और भी कोई दूसरे रीज़न होते हैं। तो इसके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट होना बहुत ज़रूरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल। 8 पॉइंट है इराडिक्शन ऑफ पॉवर्टी। गरीबी को उखाड़ फेंकना।
इसको लेकर गवर्नमेंट के सामने बहुत ही सवाल उठ रहे हैं एंड इसको लेके गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। क्रेडिट का मतलब होता है उधारी, लोन, एंड उसको पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। क्लासिफिकेशन मतलब होता है भाग या फिर बोल सकते हैं डिवीजन। तो यहाँ जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर एंड सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस क्या है, आप लोन ले रहे हो उसका पर्पस क्या है। तो चलिए देखते हैं टेन्योर क्या बोलता है। इन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, मतलब ये जो टेन्योर होता है वो टाइम पीरियड पे डिपेंड होता है। तो देखेंगे फर्स्ट जो पॉइंट है वो होता है शॉर्ट टर्म, मतलब जो लोन है, जो उधारी है वो आपके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के बेसिस पे दिया जाता है। किसको? किसान को, एग्रीकल्चर को, या फिर किसी दूसरे आदमी या फिर बिजनेसमैन को। फर्स्ट है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कहाँ होता है? जहाँ 2 साल के भीतर लोन क्लोज हो जाए, मतलब जो लोन दिया गया है वो लोन की अवधि है या फिर टेन्योर है वो 2 साल का है। सेकेंड है मीडियम टर्म। मीडियम टर्म मोस्टली 5 ईयर्स तक होता है, जहाँ पर लोन दिया जाता है इम्प्रूवमेंट इन लैंड, कैटल एट्सेट्रा, मतलब कैटल को आप परचेस कर सकते हो या फिर आप कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हो अपने बिजनेस को लेके या फिर एग्रीकल्चर को लेके। एंड थर्ड है लॉन्ग टर्म, जहाँ पर 5 साल के ऊपर लोन होता है। आप कोई ट्रैक्टर बाय कर रहे हो या फिर आप कोई फिक्स एसेट बना रहे हो या फिर आप कोई बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो बिजनेस के लिए, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म लोन दिया जाता है। तो अभी बात करेंगे पर्पस, मतलब कौन से काम के लिए आपको लोन दिया जाएगा। सो इट इज़ अ बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन। यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन को लेके आपको लोन दिया जाएगा। एंड सेकेंड अनप्रोडक्टिविटी, मतलब जहाँ आपका जो लोन है वो आप अनप्रोडक्टिविटी, मतलब आप अपने प्रोडक्शन में या फिर अपने बिजनेस में नहीं लगाएंगे। आप कहाँ लगाएंगे? आप समझ लीजिए कि आपके कोई लड़के की शादी करनी है या फिर किसी का उधार लिया उसको देना है या फिर एनीथिंग एल्स रीज़न आप अनप्रोडक्टिव लोन लेते हो, जहाँ पर आप वो पैसे को आप कोई एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं करते हो, कोई बिजनेस एक्सपेंशन में यूज़ नहीं करते हो, वो अलग कोई पर्सनल चीज़ों में आप यूज़ करते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। भैया जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है वो जो किसानों को दिए जा रही है वो उसका पैसा कहाँ से आएगा, मतलब कौन कौन देगा, उसके सोर्स क्या है, स्रोत क्या है वो पैसे के। तो हम देखेंगे एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल, मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिए अदर देन बैंक, अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, अदर देन पीपल हु आर नॉट एक्टिवली एंगेज इन दैट टाइप ऑफ बिजनेस। यहाँ पर आप देखेंगे 40% टोटल क्रेडिट कहाँ से आता है? नॉन इंस्टीट्यूशनल से, एनआई से आता है। एनआई आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलिए एनआई, नॉन इंस्टीट्यूशनल। 40% क्रेडिट जो फ्लो होता है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल होता है। आपको याद होगा कि अपने जो गांव में होते हैं, जो गांव में जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो लोग उधारी में पैसा देते हैं, 2 टका 4 टका 5 टके पे भी देते हैं। एंड वहाँ से जो क्रेडिट फ्लो होता है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बहुत हाई होता है। सेकेंड पॉइंट वही है, इंटरेस्ट रेट आर वेरी हाई, जो किसान को खा जाती है, मतलब किसान जो लोन लेता है उसको रीपेमेंट करने की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। एंड जो थर्ड है भैया उसको कोलेटरल देना होता है, मतलब वहाँ पर उसको अपनी लैंड या फिर कोई बिल्डिंग उसको असेट में एज ए गिरवी देनी होती है, एज ए सिक्योरिटी उनको देना होता है। अब जो मेन पार्ट है, जो एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट है वो है इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल मतलब ये जो लोग हैं इनको स्पेसिफिकली इसके लिए रखा गया है कि आप लोन देने का काम कीजिए, जैसे बैंक हो गए, आरआरबी हो गए, रीजनल रूरल बैंक हो गए, नाबार्ड, ये सब जो चीज़ें हैं ये लोग खाली स्पेसिफिकली लोन में डील करते हैं। ये लोग काम ही है कि लोन आप ये लोग को दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे वो लोग किस लिए लोन देते हैं? प्रोवाइड फंड्स टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी, उनको ट्रैक्टर चाहिए, उनको कुछ अपडेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए लोन देते हैं। अभी उसका सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन मतलब टाइप बोल लीजिए, सोर्स बोल लीजिए, इस वन ऑफ द सेम। फर्स्ट है नाबार्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो फॉर्म हुआ था 1982 में, 12 जुलाई 1982 में फॉर्म हुआ था। नाबार्ड खाली एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को ही लोन देता है और किसी को लोन नहीं देता है। इससे स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको प्रॉपरली फॉर्म किया है एंड इसको इम्प्लीमेंट किया है। सेकेंड है रूरल कोऑपरेटिव बैंक, जो छोटे मोटे बैंक होती है जो गांव में होती है, ये लोग भी प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट। एंड जो थर्ड है कमर्शियल बैंक, आईसीआईसी बैंक समझ लीजिए, एचडीएफसी, कोटक, दे आर ऑल काइंड्स ऑफ कमर्शियल बैंक, ये लोग भी रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन देते हैं। एंड जो थर्ड है रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी बहुत फेमस है,
इन रूरल एरिया। तो यहाँ पर ये लोग एग्रीकल्चरलिस्ट मतलब जो किसान हैं उनको लोन देते हैं। एंड जो लास्ट है MFI, जो आज इन अर्बन एरिया में बहुत चल रहा है एंड रूरल एरिया में तो उससे ज़्यादा चल रहा है। MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये जो कंपनी है वो निधि के थ्रू फॉर्म होती है, निधि कंपनी के थ्रू फॉर्म होती है और ये कंपनी एलिजिबल है वो छोटे मोटे लोगों को लोन देने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है और मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से मिल गई है। दोस्तों आपको किसी भी टाइप का क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, अगर आपको लगे कि ये वीडियो दूसरे लोगों के लिए यूजफुल है तो आप उसको शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो एजुकेशन वीडियो 11, 12 TY तक आपको मिलेंगे।